है कि मिट्टी हस्ती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। चर्चा करेंगे आज लीगल अवेयरनेस पर, उन विषयों के ऊपर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उन विषयों के ऊपर जो इस वक्त चर्चा का विषय पूरे वर्ल्ड, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में बना हुआ है। और बड़ी अजीब जैसी एक विडंबना सामने आई। मेरे भी अब 52 साल तकरीबन प्रैक्टिस हो गई है वकालत में करते हुए। 72 मैंने उम्र क्रॉस कर दी है। इसमें कंट्री के जितने भी जज हैं, राइट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट से मेरे से कम भी अगर छोटे हैं तो 12-12 साल मेरे से छोटे हैं। तो इतना मैंने वकालत में ये लीगल फील्ड में अपना वक्त गुजारा, और उसके तजर्बे की बुनियाद पर मैं आज ये बात कर रहा हूँ कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है 3 जजों की बेंच ने, चीफ जस्टिस खुद बैठे हैं उस बेंच में, सूर्यकांत जी, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली जी, ये 3 जजों का आज बेंच जो था स्पेशल कॉन्स्टिट्यूट किया गया ऑन सोमोटो एक्शन के ऊपर कि एनसीईआरटी ने जो किताब 8वीं बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब की है, सोशल साइंस 8वीं स्टैंडर्ड के लिए पार्ट 2, उसमें एक चैप्टर का चैप्टर रख दिया गया है पढ़ाने के लिए, करप्शन इन जुडिशरी। आज तक मैंने बहुत सी कंटेंटें देखी, बहुत सारा कुछ देखा, लेकिन ये जो बात बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए कि अगर आप 8वीं पास तभी हो जाओगे जब करप्शन के बारे में जुडिशरी में पूरा पढ़ो, दिस इज समथिंग अनकंसीवेबल। बहुत सी बातें मैंने जिंदगी में देखी, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैंने वो भी देखा कि अभी हमारे चीफ जस्टिस साहब पहले जो थे गावी साहब, कोई वकील साहब उठे, उन्होंने जूता फेंक दिया, वो भी देखा। उन्होंने बड़ी मैग्नैनिमिटी शो की। मैं समझता हूँ कि बहुत ही पता नहीं वो पेंगबर टाइप आदमी थे कि जिन्होंने माफ़ी कर दी, जिन्होंने उसको दरकरार कर दिया, इग्नोर कर दिया। लेकिन आज का मामला वाकई अगर दरकरार हो जाता, इग्नोर हो जाता और बेंच आज उसमें सो मोटो नोटिस नहीं लेता, तो मैं समझता हूँ जुडिशरी आज पूरी की पूरी डूब गई थी, पूरी की पूरी सिंक कर गई थी। लेकिन शुक्र है उनका, चीफ जस्टिस साहब का, सूर्यकांत जी का, जो इस सारी सिचुएशन से अलाइव हैं, जो पूरी हर चीज़ को ध्यानदारी से देख रहे हैं, जो हर चीज़ का संज्ञान भी लेते हैं कि किसी कीमत के ऊपर, उन्होंने कल ही कह दिया था, किसी कीमत पर मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा, किसी भी शख्स को इस धरती के ऊपर, कि जो फिंगर रेस करे हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर, एज ए इंस्टीट्यूशन एज ए हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्रिटिसिज्म इज वन थिंग, लेकिन एग्जाम में पढ़ाया इसी जाना है कि साहब की दीदा दरिश्ता कि आप पढ़ाई करिए कि 8वीं के बच्चे को कि साहब जुडिशरी की तरफ से, ये कहाँ का मामला है? कोई तुक नहीं बैठती है, कोई अकल नहीं बैठती है कि भाई बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाना है। कोई किसी किस्म का भी अनकंसीवेबल था ये। तो मैं समझता हूँ शुक्र है कि चीफ जस्टिस साहब ने इसका संज्ञान लिया। मुबारकबाद देता हूँ मैं जुडिशरी को और खासकर सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि हाई कोर्ट भी है, लोअर कोर्ट्स भी है, क्योंकि 3 टायर सिस्टम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ। तो वरना आज ये बहुत बड़ा धक्का लग जाता पूरी जुडिशरी को। उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया। ये 3 जजों का जो मैंने नाम लिया है, इनका बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 4 डायरेक्शन इशू हुई। बहुत अच्छी चारों डायरेक्शन मैं पढ़ रहा था कि चारों की चारों अभी पीटीआई पे आ गई हैं। पीटीआई जो हमारी न्यूज़ एजेंसी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके हवाला से मैं ये बता रहा हूँ आपको। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई ने जो चलाई है ऑफिशियल न्यूज़, अभी ये 1-1.5 घंटा ही हुआ इसको निकले हुए। The Supreme Court on Thursday imposed a blanket ban on the Class 8 NCERT books carrying a chapter on corruption in the judiciary and ordered a seizure of physical copies along with the takedown of its digit forms. Number 2, the Apex Court ordered that the center and the state authorities comply with the directions immediately and warned of serious action if directions are defied in any manner. The top court issued show cause notices to NCERT director। एक तो डायरेक्टर को अदालतहीन तब होती है, एक होता है सिविल अदालतहीन,
जब किसी ऑर्डर की वायलेशन होती है उसको सिविल में ले लेते हैं, लेकिन जब स्कैंडलाइज किया जाए कोर्ट को उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट बोलते हैं। तो ये उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किया किसको, एक तो डायरेक्टर NCERT and School Education Secretary to explain why action should not be taken against those responsible. 3. A bench headed by Chief Justice Surya Kant, and there seemed to be a calculated move to undermine the institution and demean the dignity of the judiciary. बहुत सख्त अल्फाजों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने जो 3 जजों के मैंने नाम लिए हैं, पंचोली साहब का भी और भोजी साहब का भी, ये सब ने एक व्यू लिया। आज मैं समझता हूँ करेक्ट व्यू है, जुडिशरी को स्टैंड करना चाहिए। अगर जुडिशरी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो आम सिटीजन, आम वकील, आम जनता का जो लिटिगेंट है वो महफूज कैसे समझेगा कि साहब भाई यहाँ तो अदालत की कोई इज्जत नहीं करता है, यहाँ तो कोर्ट की कोई इज्जत नहीं करता है, आम जनता कहाँ स्टैंड करती है। और वो भी एक पढ़ाया जा रहा है चैप्टर का चैप्टर पूरा ही, और पूरी कि भाई 8वीं क्लास के बच्चा पास नहीं हो सकता जब तक इसको पढ़ेगा नहीं, और वो उसको पढ़ता नहीं है या पढ़ाने वाला टीचर नहीं पढ़ाता है, लेकिन प्रेस्क्राइब सिलेबस में, जब प्रेस्क्राइब सिलेबस के अंदर है तो इसमें आगे क्या संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। वी वुड लाइक टू हैव ए डीपर प्रोब द बैंक सेक्टर। उनका भी इसकी तह तक जाएंगे, ये कैसे इंक्लूड हुआ, किन लोगों ने किया, किन लोगों ने कैलकुलेटेड मूव की ये डिफेम करने की इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि ये जुडिशरी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है, जमहूरियत का पिलर है, एक बहुत बड़ा मजबूत पिलर है। अगर इसको कोई क्रैकिंग आ गई, डिले होना केसों की एक बात होती है, वो हम रोज डिस्कशंस करते हैं, लेकिन आप इंस्टीट्यूशन को ही ऐसा डुबो के रख देंगे कि साहब ये पिलर ही नहीं है, पिलर ही करप्ट है। इसका मतलब है जिन लोगों ने ये प्रेस्क्राइब किया उन्होंने कैलकुलेटेड मूव की, उनकी ये शैतानियां थी दिमाग के अंदर कि साहब ये इसके जुडिशरी के जजों के बारे में लिखा जाए, और पूरे इंस्टीट्यूशन 1 जज 2 जज 3 जज कोई आइडेंटिफिकेशन हो तब भी कह सकता, पूरा चैप्टर ही आपने लगा दिया करप्शन इन जुडिशरी। तो किस मामले में नहीं है? पुलिस में नहीं है, लेजिस्लेचर में नहीं है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपने कभी देखा, हाल में ये भी केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, सवाल पूछे जाते हैं पैसा लेकर, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हमारे सामने। लेकिन आपने कभी ये NCERT के सिलेबस में नहीं रखा, किसी भी कक्षा में, किसी भी क्लास में, कि साहब ये पूरा विंग ही करप्ट है। तो ये कहता है कि सारी कैबिनेट करप्ट है। एक शख्स हो सकता है, 2 शख्स हो सकते हैं, सारे के सारे करप्ट थोड़ी है कोई। लेजिस्लेचर में भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 के बारे में कह सकते हो, सारी की सारी कोई MLA विधायक जितने भी सब करप्ट है। तो ऐसा होता नहीं है। तो इसकी ये परिभाषा दे देनी कि पूरे का पूरा विंग ही जो है उसको करप्शन का लेबल लगा दिया जाए माथे के ऊपर और कहा जाए कि ये करप्शन है, और वो भी उसको जहां सारी दुनिया इंसाफ लेने आती है, एक ही बात पर डिले भी होता है तब भी हमको ये यकीन होता है आज नहीं तो कल फैसला होगा, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा, तब भी इसी यकीन के ऊपर सब बैठे हुए हैं। लेकिन आपने उसी को क्रैक करने की कोशिश की। NCERT के जो मेंबरान हैं या जिन लोगों ने सिलेबस फिक्स किया आगे, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा, आज ये डायरेक्शन सारी 1 घंटा पहले पास हुई। The court said that if allowed to go unchecked, this will erode people's faith in the judiciary. No one will be allowed to go scot-free. बड़ा क्लियर मैसेज from Supreme Court of India, Chief Justice and bench, other companion judges. मैं उन 2 जजेस को भी नहीं गिनता, सिर्फ बेंच में जो, मैं पूरी सुप्रीम कोर्ट की, मैं पूरी ऑल इंडिया जजेस की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि साहब ये तो सबका, हम भी लीगल फ्रेटर्निटी से, मैंने कहा ऑलरेडी कहा कि 52 साल मेरी प्रैक्टिस है, इतनी उम्र नहीं होती है किसी की जजी करने की भी, तो मेरे से 12 साल छोटे हैं। तो मैं उस तजर्बे की बिना पर कह रहा हूँ कि अगर ये आज संज्ञान नहीं लेते और ये डीपर में इसमें प्रोब नहीं करते तो आज मुझे भी ये जो है ये बड़ा शर्म महसूस होती कि मैं लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखता हूँ, जिसके बारे में ये पढ़ाया जाता है। सिर्फ आप जजेस के बारे में जब बात करते हो, जुडिशरी की बात करते हो, मैं भी जुडिशरी में आता हूँ, मैं भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ, तो हम सब लोग जितने भी वकील साहबान हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। मैं समझता हूँ 1 to all, किसी भी सेक्शन से ताल्लुक रखते हो, पूरी बार एसोसिएशन ऑफ द कंट्रीज को एक हो जाना चाहिए और हमें अपने लेवल पर इस सबको कंडेम करना चाहिए। हमें अपने लेवल पर ये इसको सारा देखना चाहिए कि साहब ये ऐसे क्यों हुआ और किन शख्स ने, जिन लोगों ने ये किया है। ये सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मसला नहीं है,
ये एक साजिश है पूरी जुडिशरी को बदनाम करने की। ये एक साजिश है जहां पे आप कल पहुंचना चाहते हो पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर। आप एक जज कह सकते हो, हम रोज उठाते हैं मसले, डेली उठाते हैं कि फलां कोर्ट में ये हो गया, फलां कोर्ट में ये हो गया, फलां 3 टायर सिस्टम है। किसी इतना बड़ा मुल्क है, अजीम मुल्क है ये, 3 जहां अमेरिका जैसे और 2 पाकिस्तान जैसे नजर ही नहीं आते हैं यहाँ पर। तो वहां पर कुछ ना, मैं आप यहाँ की बात इंडिया की करते हैं, मैं कल की बात पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में एक जज हाईकोर्ट बन गया, हाईकोर्ट जज बन गया, और फेक डिग्री है उसकी, डिग्री फेक है। तो ये कहां पर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई। तो अब उसका मतलब सारे जितने के पास फेक डिग्री है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो या पूरा फिर आगे इससे भी ऊपर चले जाएंगे और कहेंगे कि जुडिशरी जो पाकिस्तान की ठीक नहीं है। उसी बंदे को आइडेंटिफाई किया गया ना, उसी बंदे को उन्होंने पकड़ा ना, तो उसी पर केस चलेगा, उसी पर मुकदमा चलेगा। तो इतनी बात हमको क्वालिफाई करनी चाहिए ना। अगर एक जज करप्ट है तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये जज करप्ट है, इस जज ने फलाने जजमेंट ने गलती की है। अभी आपने यशवंत जी के बारे में सुना था, वर्मा जी दिल्ली में जज थे, तो आपने क्या सुना उनके बारे में? पूरी मीडिया ने लिखा, सब कुछ लिखा कि साहब उनके घर से नोट पकड़े। तो किसने बख्शा उनको? बख्शा थोड़ी कोई। अभी लोकसभा में कार्रवाई चल रही है। आज मैं पढ़ रहा था कि उनके बारे में जो कमेटी मेंबर है, जो केरला के चीफ जस्टिस साहब थे, उनको छोड़ के तो आज बॉम्बे का उनमें लोकसभा ने उनको इंक्लूड किया है अपनी कमेटी के अंदर। चीफ जस्टिस बॉम्बे आप उसको प्रोव करेंगे, उसके साथ और भी मेंबर होंगे, लेकिन उनको इंक्लूड किया गया। तो ये बख्शा नहीं जा सकता, ये आइडेंटिफाई केसेस करने होते हैं। एक पुलिस का आदमी पकड़ा जाता है, चोर है, डिसप्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी में पकड़ा जाता है, या किसी और सिलसिले में पकड़ा जाता है, करप्शन में पकड़ा जाता है, तो सारी पुलिस थोड़ी करप्ट है कि पूरी की पूरी पुलिस को वही चार्ज लगा देंगे आप। तो ये इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना बातें होती हैं, अनकंसीवेबल बातें होती हैं। पता सबको सब कुछ है, सोसाइटी में हम रहते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, हमें पता है, सबका पता है, जजीज का भी पता है, हमारा अपने बारे में भी पता है, हमें पुलिस के बारे में भी पता है। लेकिन हमको दुरुस्त करना है उस सिस्टम को, उतनी गलती पकड़ के उस गलती को दुरुस्त करना है हमने, ना कि हमने सारे सबको लेवल ही कर देना है। ये तो आपने कालक पहुंचने वाली बात की, जिसने भी की, और उसके बारे में आगे सुप्रीम कोर्ट ने वो सख्त संज्ञान लिया है। और मैं चाहूँगा कि ये पूरा लॉजिकल एंड तक जाना चाहिए, और अगर उनकी डिग्रियाँ भी कैंसिल करनी पड़ती हैं, जो भी लाभ मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है इस केस में वो मिलनी चाहिए। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ओनली। हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू हो गया है, लेकिन जैसे उन्होंने बेंच ने कहा कि हम डीपर जाएंगे, एक साजिश को भी पकड़ेंगे, कैसे ये हुआ, किन लोगों ने बदखलाकी से, बददिमागी से, कैलकुलेटिव मूव से ये किया, उनको पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे उन्होंने आगे डायरेक्शन दी दी। टेकिंग एक्सेप्शन टू एनसीईआरटी वेडनेसडे कम्युनिकेशन टू द सुप्रीम कोर्ट that there was not a single word to apologize, as instead of they tried to justify it. At the outset, Solicitor General Tushar Mehta tendered an unconditional apology on behalf of the Ministry of Education. इसके बाद जो चीफ जस्टिस ने खुद कहा, बेंच में ऑब्जर्वेशन होती हैं जब केस चलता है, CJI said it is my duty as the head of the institution to find out who is responsible, heads must role. उन्होंने कहा कि वो जो हेड जिन्होंने ये एनसीईआरटी का सिलेबस बनाया, जिन लोगों ने ये चैप्टर लिखा गया, वो लोगों के नाम कोर्ट को बताए जाए। और जो कल उन्होंने चैप्टर तो एनसीईआरटी का उन्होंने उसी वक्त जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड ही कर लिया कि बेंच बैठेगा, कल बेंच बैठेगा, ये कल की बात है और आज बेंच बैठ गया, तो उन्होंने अपना चैप्टर कहा कि हम नहीं पढ़ाएंगे, डिलीट कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नथिंग नहीं, आज जितनी कापियां हैं डिजिटल वगैरह सब सीज की जाए, इट विल नॉट बी अवेलेबल टू पब्लिक। और उन सब लोगों के नाम जिन्होंने ये लिखा चैप्टर, और जिन लोगों ने ये कैलकुलेट करके सिलेबस में डाला, उन सब के नाम जो है, उनकी तफसील जो है, वो सुप्रीम कोर्ट को पेश की जाए। जो अगली तारीख उन्होंने रखी है वो रखी है 11 मार्च। अभी समझ लीजिए आज 26 है, तो इसके आप 28 का महीना है, तो आप 12 दिन के बाद ये दोबारा केस आ रहा है। तो अब आप देखिए कि द बेंच पोस्टेड द मैटर फॉर फर्दर हियरिंग ऑन 11 मार्च। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है बड़ा एक्सेप्शनल इन चीज़ों का, तो मैं समझता हूँ ये बहुत कभी कभी ये ज़रूरी हो जाता है। अगर आज गावी साहब की तरह ये इग्नोर कर दिया जाता कि कोर्ट में किसी ने जूता फेंका है, चाहे वो वकील है, चाहे वो कोई, कानून से बड़ा तो कोई भी नहीं ना, कानून से ऊपर कौन है, कोई भी नहीं। अभी हाल में देखा था आपने, जस्टिस कटारिया साहब ने कुछ कमेंट्स कर दिए थे, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने बुला के फिजिकली माफ़ी मंगवाई थी। सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं, उनके कुलीग रहे थे।
तो ये एक सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर इस केस में बड़ी एक्सेप्शनल बात ये की गई कि साहब 8वीं की पढ़ाई के लिए सिलेबस बढ़ा दिया गया, ये जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। ये इंडिया कंट्री है जहाँ पे किसी ने शैतानी के साथ, जिन लोगों ने बदमाशी के साथ, जो लोग इंचार्ज थे सिलेबस बनाने के, उनका बच्चों को 8वीं से ही पढ़ाना शुरू कर दो, जुडिशरी करप्ट है। ये तो बददिमागी की बात है। ये तो डीपर प्रोब होना ही चाहिए और उन लोगों को सजा और लॉजिकल एंड तक जाना चाहिए। ये तो देशद्रोह है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारा कुछ। यहाँ पे विंग को ही आप काट रहे हैं तो बड़ी व्हाट एल्स इज देयर, बाकी पीछे क्या रह जाता है? अगर जुडिशरी को बाहर निकाल दिया जाए तो बाकी पीछे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में हर विंग का एक रोल है। जुडिशरी का अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है, लेजिस्लेचर का अपना रोल है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं उनका अपना अपना रोल है। सो हर रोल ने अपना अपना रोल निभा रहे हैं। मैं समझता हूँ थैंक गॉड कि आज इस वक्त जब ये नोटिस में बात आई तो वहाँ पर उस वक्त चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ये मौजूद हैं और जिन्होंने संज्ञान ले लिया, और उन्होंने पहले ही वार्न किया था कि हम त्रुटियाँ जो हैं वो देखेंगे, जो जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशन के अंदर इनको दूर भी करेंगे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि साहब ये जो ऐसी बातें भी उनके नोटिस में आएंगी तो वो बख्श देंगे या छोड़ देंगे। इसमें बख्शने वाली कौन सी बात है? ना बख्शने वाली है ना छोड़ने वाली बात है। तो जैसे कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि बदमाशी इतनी है कि जो कहा गया प्रेस रिलीज इशू करके, प्रेस रिलीज भी मेरे पास है जो NCRPR ने इशू किया, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम अपॉलॉजी करते हैं, ये गलती से चैप्टर आ गया। बदमाशी इतनी। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास क्या चारा रह जाता है कि साहब इसका संज्ञान ना लेती। तो जो आज उन्होंने संज्ञान लिया बहुत अच्छी बात है। हम सब पूरी जुडिशरी का मतलब है कि लीगल फ्रेटर्निटी भी साथ आ के, सिर्फ एक जज चीफ जस्टिस इंडिया की बैक एंड कॉल पे सारी आज जितने भी वकला साहबान मैं समझता पूरी कंट्री के, अगर आज हम साथ नहीं देंगे जुडिशरी का, आज हम बैक एंड बोन नहीं बनेंगे चीफ जस्टिस की, तो ये मैं कहता हूँ सिस्टम ही सारा खत्म हो जाएगा। जिन लोगों ने ये बदमाशियाँ की ये आगे भी करेंगे और करते ही रहेंगे ये लोग, ये सब दुरुस्त नहीं हो सकते। लेकिन ये संज्ञान लेना भी जरूरी था। एक मैसेज टू द सोसाइटी, मैसेज टू गवर्नमेंट, मैसेज टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशन कि डेयर नॉट, किसी कीमत पर आपको बख्शा नहीं जाएगा अगर आप ऐसी बातें करेंगे। लेकिन लीगल अवेयरनेस या बाकी बातें जो किसी की आपके संज्ञान में रोज आती है, रोज हम अपील चैलेंज करते हैं, हर वकील अपील करने जाता है, हर वकील को ये जजमेंट पसंद, 2 वकील हैं, एक को जजमेंट नहीं पसंद आती है हर केस में, इन एवरी केस वी गो टू माई। बट उसका ये मतलब थोड़ी कि कोई ये जो सारे वकील ये कहेंगे कि साहब इंस्टीट्यूशन ठीक नहीं है, हम रोज सेटिस्फाइड भी कराते हैं, एक जगह सेटिस्फाइड होती है दूसरी जगह फिर अपेल्ड हो जाती है। तो ये एक सिस्टम है 3 टायर के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भी इज्जत रखी, हमारी भी इज्जत रखी, और दे विल बी ऑल पर्सन जो गिल्टी हैं इसके लिए, दे शुड बी टेकन टू टास्क, वी आर एट द बैक एंड कॉल ऑफ द। दूसरा मैं आज एक और भी शेयर करना चाहूँगा बात कि हमारे जस्टिस जावेद वानी साहब, जावेद इकबाल वानी जी बड़े होनहार जज, बड़े होनहार वकील रहे। 1990 में आए, क्योंकि अब वो हमसे पार्ट होने वाले हैं, उनके कोई 3 हफ्ते रह गए हैं सारे बीच में, क्योंकि 28 का महीना है, 23 को उन्होंने रिटायर हो जाना है मार्च में, तो 22 तक बीच में छुट्टियाँ बहुत हैं, शायद मौका मिले ना मिले बात करने का या उनके बारे में कुछ कहने का। तो मैं आज ही इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आपके साथ रूबरू होकर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एक जज जो है वो बहुत अच्छा लूज़ करने जा रहे हैं वेरी शॉर्टली। बहुत जानदारी से काम किया, उनकी जो एक्शंस हैं उनको याद रखेंगे। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले उन्होंने बहुत अच्छा फैसला सुनाया, पब्लिक के हक में था, 400-500 करोड़ का फैसला था। बहुत देर से लोगों के पैसे फंसे हुए थे, अवार्ड हो चुके थे, लैंड एक्वायर हो चुकी थी नार्दर्न रेलवे की, कटरा की, बहुत प्राइम लोकेशंस थी लोगों की जहाँ पे, लेकिन मसले अटके हुए थे क्योंकि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने वार्ड्स को चैलेंज किया हुआ था, स्टे था। तो उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ ये फैसले किए। जो भी फैसला हुआ, मैं ये कहने का मेरा ये मतलब है कि ये जो फैसले होते हैं ये करने के लिए भी जज को बड़ी दलेरी चाहिए होती है कि मैं अपने वक्त में जितने मैक्सिमम फैसले हैं मैं करूं, मैं दयानतदारी से करूं, क्योंकि ये एक बड़ी डिवाइन ड्यूटी होती है। तो ये जो वकीलों से जज बनते हैं
तो वो नेचुरली उनको तो बहुत और डिफरेंट किस्म की उनकी सोच होती है, ट्रेंड डिफरेंट होता है। जो जज से ही, जो मुंसफ से चलता है, उसकी एक लाइन ही अलग होती है, सोच अलग होती है। ये नहीं है कि वो भी काम नहीं, काम तो वो भी बहुत करते हैं, काम सब क्या चीज़ करते हैं, मिलकर ये इंस्टीट्यूशन बनता है, मिलकर ही ये सारा। लेकिन आज मैं ये इस बात की, क्योंकि वो बार से थे, कश्मीर बार से थे, सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे मतलब पार्टिसिपेट किया केसों में, बहुत अच्छे केसेस थे, क्रिकेट एसोसिएशन वाला भी केस था, बाकी भी थे। तो हम उनको बड़े क्लोजली हम देखते रहे कि मेरे तो बड़े अजीज़ हैं, बड़ी उम्र से बहुत छोटे हैं, तो मैं उनको बड़ा करीबी से उनकी ये बहुत कम मौका मिला उनको, बहुत कम साल मिले उनको नौकरी करने के लिए। लेकिन दुआएं करते हैं हम कि आगे जहाँ भी इसके बाद इनिंग खेलेंगे, चाहे वो कमीशन मिले उनको या वो कहीं पर भी जो उनकी इच्छा है वो खुदा पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उसी हाई कोर्ट में कोई भी जज जो रिटायर होता है हाई कोर्ट का प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ये बड़ा सेटल्ड प्रिंसिपल है, एथिक्स भी हैं, प्रोप्राइटी भी है, तो करेंगे भी नहीं। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो वकालत करेंगे तब भी वो अपना जो टैलेंट जो उन्होंने हासिल किया यहाँ पे, जो एक अचीवमेंट हासिल की, वो उसको दर्शाएंगे और लोगों के काम आएगी। उनकी जो टैलेंट है, जो नॉलेज है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी वो अच्छा कर सकते हैं। अगर उनको कोई कमीशन मिला तो मैं समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से ऐड करेंगे। एक हमारा कमीशन वाइंड अप हुआ था, अकाउंटेबिलिटी कमीशन, तो मुझे याद आती है उनकी, जैसे सेठी साहब की भी, बहुत से होनहार वकील यहाँ से जाते थे सारे, उनके पास वन मैन कमीशन था वो शुरू में, अकाउंटेबिलिटी कमीशन। और जो दबदबा उन्होंने बनाया उस वक्त, जो ये बताया कि साहब कमीशन क्या कर सकता है, हमें उस वक्त ये भी मालूम नहीं होता था कि साहब ये हाईकोर्ट से भी ज़्यादा पावर रखते हैं, कमीशन तो चढ़ा वो बुलाते पीछे से काम पहले हो जाता। इतना डर था, इतना खौफ था उनका, सेठी साहब का, जस्टिस आर.पी. सेठी सुप्रीम कोर्ट जज भी रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस लीगल प्रोफेशन से आगे निकले, उन्होंने एक माइलस्टोन दिया उनको, जहाँ तक वो पहुँचे उन्होंने अपना एक अच्छा किरदार निभाया, आइकन थे, लीजेंड थे प्रोफेशन के। इसी तरह से अब जिन लोगों को आगे मौका मिलेगा, मेरी सरकार से भी दरख्वास्त रहेगी, चाहे वो पॉपुलर गवर्नमेंट हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हों, उनको मिल के अकाउंटेबिलिटी कमीशन जो है वो रिवाइव करना चाहिए। क्योंकि सतपाल मलिक जी थे, वो तो वाइव कब कर गए थे, जो गवर्नर थे उस वक्त स्टेटहुड आने से पहले, जो यूनियन टेरिटरी बनने से पहले। उसके बाद ना यहाँ पे कोई लोकयुक्ता है, ना ओमनिबस है, ना यहाँ पर कोई ऐसी कोई संस्था बनी। लेकिन जो ये बनाया गया था ये कमीशन, इसको भी बाद में थ्री टायर सिस्टम कर दिया, इसका भी 3 मेंबर्स का कमीशन बना दिया, तो वो ज्वाल रहा नहीं था। लेकिन अगर वन मैन कमीशन अगर आज भी ये बनाते हैं या लोकयुक्ता बनाते हैं, मैं समझता ऐसे दायरे लोगों के फायदेमंद, लोगों के लिए हैं। तो और ऐसे लोग जो हैं, जो हमारे यहाँ से जजेस ऑफ द हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस या बाकी लोग बहुत से अवेलेबल हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इनकी सेवाएं लेनी चाहिए इन मसलों के लिए, कि साहब कुछ कमीशन वगैरह जो है जो सारे रिवाइव किए जाए। बहुत से कमीशन हमारे जो डेड बैठे हुए इस वक्त, तो ये तो वाइड अप ही हो गया है। तो जिनको ये है, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ भी इनको ड्यूटी मिलेगी, जैसे जावेद इकबाल वानी जी को मेरा सलूट है, उनको जो उन्होंने बड़ी दयानतदारी के साथ बड़ी एक मकाम हासिल किया। खुदा उनको सलामत रखे, खुश रखे। शुक्रिया, चर्चा हम जारी रखें।